नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत देखिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जितने भी अब तक KVS, NVS, DSSS, EMRS में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का देखिए व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। कुल हम लोग आज इस वीडियो में 50 प्रश्न पढ़ेंगे पूरा व्याख्या के साथ। और देखिए इससे पहले हम लोग जितना भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस KVS, NVS, DSSS, EMRS में अब तक पूछे गए थे, हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग पूरा देखिए इंड कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। PYQ सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ना समय गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और देखिए हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से लगभग में 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें जो चैप्टर से दिया है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संवैधानिक सभा या संविधान के स्रोत से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन जो पहला आपको दिखाई दे रहा है EMRS TGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे? सरोजिनी नायडू की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की HC मुखर्जी की KM मुंशी। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो HC मुखर्जी थे यह संवैधानिक सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। HC मुखर्जी देखिए फुल नेम इनका है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, अभी आप लोग याद रखिएगा। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनीतिक और समाज सेवी थे। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल 1950 से 51 तक यह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारतीय संविधान में रीट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसे या किन्हें दी गई? राष्ट्रपति को कि उच्चतम न्यायालय को कि उच्च न्यायालय को? बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल बी और सी होगा। तो भारतीय संविधान में रीट जारी करने की जो शक्ति दिया गया है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी और सी यानी डी यहाँ पर सही होगा। देखिए जो उच्चतम न्यायालय है यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। देखिए जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, यह आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। लोग इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या भी वही दिया गया है और बाकी राष्ट्रपति को रीट जारी करने की शक्ति नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य है? अनुच्छेद 354 के, अनुच्छेद 357 की, 361 की, 355। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद जो है 355 यह सही होगा। राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 355 के अनुसार। व्याख्या दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। देखिए दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ, इस चैनल के द्वारा कंप्यूटर का और साथ में जनरल अवेयरनेस का, हिंदी का, इन सभी का PYQ कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़िएगा और डेली PYQ का वीडियो अपना देखिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए अब आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरा थियरी पढ़ेंगे। आप लोग अपना तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है PYQ के माध्यम से भी कर सकते हैं। टाइम कम है और आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से यह दिया था, चौथा क्वेश्चन से यह दिया था कि भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से किस संरक्षण की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि एक आपराधिक जांच में गवाह बनाए जाने के लिए कहे जाने से संरक्षण, कि ऑप्शन नंबर बी दिया है कि शारीरिक असमर्थता होने पर मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण, कि ऑप्शन नंबर सी दिया है कि अग्रिम जमानत के मामले में मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण, कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन KVS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय
जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद जो 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 20 का जो 2 है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण, अर्थात एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो मुकदमा चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। आरोपी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। और देखिए अनुच्छेद 20 से 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद जो 20 और 21 है यह इमरजेंसी जब लगता है तो भी यह निलंबित इसको नहीं किया जाता है। 5वां क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है। भारत के सभी नागरिकों को कि 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को कि भारत के भूभाग पर रहने वाले सभी व्यक्ति को। देखिए यहाँ पर 6 से लेकर 14 साल होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि संविधान के देखिए 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के समूह बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 का है और 21 को में इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक बालकों या जो भी हों सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है। राजनीतिक न्याय की, आस्था की, स्वतंत्रता की, आय की समानता की, व्यक्ति की गरिमा। देखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आय की समानता यह सुनिश्चित नहीं करवाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखिए पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में पूछ लेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है पास किया था, कौन उसमें लेके आए थे, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, ये भी याद रखिएगा। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता तथा बंधुत्व का भी उल्लेख है। प्रस्तावना में आय की समानता का उल्लेख नहीं है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यह कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए जब आप लोग अधिक से अधिक लाइक करते हैं और अधिक से अधिक कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ। और देखिए मैं 100 लाइक का टारगेट देता हूँ, आप लोग 100 लाइक कीजिएगा। लेकिन देखिए पता नहीं आप लोग कैसे, मतलब आप लोगों को कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, कि अभी तक देखिए कोई 100 लाइक तक नहीं करता है वीडियो पर। आप लोग 400-500 लोग देखते हैं लेकिन 100 लाइक भी नहीं कर पाते हैं। जब आप लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और भी अब देखिए नया आप लोग हम मैथ का भी अभी कंटेंट अवेलेबल कराए हैं, जो भी PYQ पूछा गया था मैथ का भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको हर प्रकार से मदद किया जाएगा। सब एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। और देखिए पता नहीं कौन लोग हैं जो चैनल पर आते हैं डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, दूसरा कोई आकर डिसलाइक करके भाग जाता है। तो थोड़ा आप लोगों के हाथ में है, लाइक करते रहिए, ही हमारा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर शेयर कर चैनल से भी जुड़िएगा आगे की वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है। 6ठी अनुसूची के बारे में पूछा है। सिक्किम में कि त्रिपुरा में कि मेघालय में कि असम में, तो देखिए इसका जो विस्तार नहीं है वह सिक्किम में नहीं है, बाकी त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम, इन 4 राज्यों में है, लेकिन सिक्किम में नहीं। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए 6ठी जो अनुसूची है इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको आप लोग याद रखिएगा। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं की गई है, बताइए। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण, कि लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता, कि समान काम के लिए समान वेतन, कि दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह देखिए दोस्तों जो दिया है समान काम के लिए समान वेतन, यह देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह शामिल है, बल्कि यह भाग 3 के अंतर्गत यह वाद योग्य अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग, तो देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में समान काम के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D है, गारंटी नहीं दी गई। और देखिए भारत के मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान के
भाग 3 में एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। और लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रसूति सुविधा का उपबंध किया गया है? मूल अधिकार में कि मूल कर्तव्यों की राज्य के निर्देशक तत्वों में कि नागरिकता में? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य के निर्देशक तत्व में जो है प्रसूति सुविधा का उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा सी सही होगा। देखिए आप लोग बस ये याद रखिएगा कि भारत के संविधान के भाग 4 जो होता है यह 36 से लेकर 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP शामिल है। अनुच्छेद 42 में देखिए काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, कि हिंसा को शपथ पूर्वक त्यागना, कि वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, कि राष्ट्रगान का सम्मान करना? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसमें नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है यही है कि हिंसा को शपथ पूर्वक त्यागना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 51A के तहत यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हिंसा को शपथ पूर्वक त्याग दे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? 264 की 256 की 272 की 284? तो देखिए जितने भी लोग हस्ताक्षर किए थे उनकी संख्या 284 थी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं जल्दी इसलिए इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि देखिए इस जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जायोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है। इसको कराते देखिए बहुत टाइम लगेगा। हिस्ट्री तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 2-3 दिन में देखिए मैं पॉलिटिक्स कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम लोग जायोग्राफी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी GS वाले सेक्शन को मैं कवर कर रहा हूँ। व्याख्या देखिए दिया कि संविधान सभा के तत्वावधान में बने भारतीय संविधान पर अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को देखिए अंगीकृत किया गया, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। और देखिए याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पहला सत्र बताइए कि कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर देखिए ऊपर आप लोग बताइए कि 9 दिसंबर 1945 को, कि 26 नवंबर 1946 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, कि 26 जनवरी 1946 को? देखिए संविधान सभा का पहला जो सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख रहे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का जो प्रथम जो सत्र था वह देखिए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में आयोजित किया गया था। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? बताना है आपको। 13 नवंबर 1946 को, कि 13 दिसंबर 1946 को, कि 26 नवंबर 1946 को, कि 26 दिसंबर 1946 को? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो संकल्प किया गया था वह 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें जो प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। आगे बढ़ते हैं। देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि सच्चिदानंद सिन्हा ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे यही जो किए थे, फर्स्ट जो संविधान सभा की बैठक में अध्यक्षता यही किए थे।
व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को क्या चुना गया था? उपाध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? के मुंशी की जीवी मावलंकर की जवाहरलाल नेहरू की पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर सी से होगा। जो जवाहरलाल नेहरू थे यही संघ शक्ति समिति के प्रमुख थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बाकी जो दिया हम लोग पहले ही व्याख्या इसका पढ़ चुके हैं। थोड़ा आप लोग इसको याद रखिएगा कि समिति के कौन हेड थे, अध्यक्ष थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समझौता समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से दिया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन से सदस्य नहीं था? देखिए यहाँ पर जो बी.डी. जत्ती थे यही नहीं थे, बाकी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी यह सब थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर 7 लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा बी होगा, बी.डी. जत्ती इसमें शामिल नहीं थे। अब देखिए 7 सदस्य प्रारूप समिति, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन थे अब ये हम लोग व्याख्या के साथ देखते हैं। देखिए, ये भी याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा इसको। बहुत बार एग्जाम, ये देखिए बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो टीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। संविधान के मूल पाठ में विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। इसमें निम्न सदस्य थे। देखिए, भीमराव अम्बेडकर को लेकर 7 लोग थे। बाकी अम्बेडकर जी को देखिए खुद अध्यक्ष थे। इनके अलावा बाकी जो सदस्य थे 6 लोग थे। इनको शामिल कर लेंगे तो 7 लोग थे। देखिए, जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और बाकी सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, देखिए बी.एल. मित्रा के स्थान पर वी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण यही लोग 7 लोग थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार कि 2 बार कि 3 बार कि कभी नहीं? देखिए, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है अब तक 1 बार किया गया है, तो 42वां वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला कथन दिया है कि संविधान यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता यानी इंटीग्रिटी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। और देखिए दूसर का, देखिए तो पहले का तो सही कथन दिया है। दूसर का दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का। देखिए, ये अभी दिया सही, अभी दिया सही। सी नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये भी है, सही है। बाकी डी नंबर करा कि प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नहीं, गलत है। अंगीकरण जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, तो यही क्या है, गलत दिया। यही यहाँ पर सही विकल्प होगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। व्याख्या देखते हैं। देखिए, जो अंगीकरण किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था, तो यही गलत दिया है। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, यह है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधे आंसर ही आप लोग देख लिए हैं। कह रहा है कि ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो देखिए, जो इसको प्रस्तावित किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कभी से हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को।
और संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया। आप लोग इसको याद रखें। देखिए उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया, B.R. अम्बेडकर ने कि राजेंद्र प्रसाद की B.N. राव ने कि सदानंद सिन्हा ने। देखिए संवैधानिक जो सलाहकार का काम जो किए थे वो B.N. राव ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। तो 20 का कौन सा होगा, सी सही होगा। देखिए बाकी जो व्याख्या है तो हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, भीम आर राव अम्बेडकर की C.D. देशमुख की बाबू राजेंद्र प्रसाद की जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं आप लोग, प्रारूप समिति कह सकते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रथम कानून मंत्री भी थे। C.D. देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर, बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए आंसर ही दिख गया है। भारतीय संविधान सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो व्याख्या आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 24 का डी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, के.एम. मुंशी की, सी राजगोपालाचारी। देखिए भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक था। गृह मंत्री बनने के पश्चात सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए रियासी मंत्रालय का गठन किया तथा उनके नेतृत्व में सारी देशी रियासतों का विलय भारत में होगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए इजराइल का तो नहीं पड़ा है, बाकी फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, लेकिन यहाँ पर इजराइल तो नहीं पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। बाकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इजराइल यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिए फ्रांस से के संविधान से क्या लिया गया, जैसे देखिए गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत। फिर USA से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब। UK से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली भी UK से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रावधान यानी स्रोत का कौन सा युग में सही है। पहला यहाँ पर दिया कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यह देखिए सही दिया है। और दूसरा करा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी, देखिए दोनों सही दिया है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही है। थोड़ा व्याख्या लोग देख ही लेते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। और देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में किया गया, ये भी याद रखिएगा। और आपातकाल की शक्तियां जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में देखिए 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है। पहले अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा है कि 356 जो है राज्यों में देखिए संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात
तो आप लोग देखिएगा, इसको भी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? चार्टर अधिनियम 1853 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यही अधिनियम है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है व्याख्या। 1930 से 32 में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया, जिसकी अनेक विशेषताएं थी। जैसे कि भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, और देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अंतर्गत हुई थी, याद रखिएगा। और देखिए संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची में कुछ अतिरिक्त विषय शामिल किए गए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था? नंदलाल बोस ने, कि मिहिर सेन ने, कि एस एन बनर्जी ने, कि मुकेश बंदोपाध्याय ने? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, नंदलाल जो बोस थे, यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। ये जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि नंदलाल बोस ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। संविधान का पांडुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी हीलियम फाइल केस में संसद की केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे देता हूँ। मैं जब EMRS का एग्ज़ाम था, तो देखिए EMRS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक मैं टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया था कंप्यूटर का, और उसी टेस्ट सीरीज से ICT में जो भी EMRS में जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, TGT में, PGT में, आश्रय वार्डन में, देखिए जो हम टेस्ट सीरीज बनाए हैं, और साथ में हमारे YouTube पर जो वीडियो सब अवेलेबल है NCERT का, देखिए कुल इसी चैनल के द्वारा हम कराए थे 15 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस जो है जो हम पढ़ाए थे, हमारे टेस्ट सीरीज था, चैनल के द्वारा पूरा फंसा था। और यदि आपको प्रूफ देखना है तो जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, मैं पूरा प्रूफ डाल दिया हूँ कि कहाँ से जो मैं पढ़ाया था वही देखिए एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए 15 में से TGT में 14 क्वेश्चन ICT में आया था, देखिए 15 में से 14 क्वेश्चन PGT में भी आया था, और हॉस्टल वाले में देखिए 15 में 15 क्वेश्चन आया था। मैं प्रूफ वाला वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और देखिए जिन्हें भी कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज लेना है, देखिए मात्र 51 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। जितने भी लोग देखिए EMRS में लिए थे, लगभग 300 से अधिक लोगों ने इसको परचेज किया था, वे लोग नहीं लेंगे, और बाकी जो नए नए जुड़े हैं वे लोग इसको ले सकते हैं। मात्र देखिए 51 रुपया में आप लोगों को 300 क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में जो है 30 क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी देखिए NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। तो जिन्हें भी लेना होगा वह स्क्रीन पर नंबर या दिखाई आप लोग को दे रहा होगा व्हाट्सएप का, मैसेज करिएगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी मैं वीडियो के अंत में उस टेस्ट सीरीज का मैं डेमो दिखा दूंगा, कौन सा टेस्ट सीरीज है डेमो देख लीजिएगा। तो जरूर आप लोग लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग जरूर लीजिएगा। और देखिए जितने भी लोगों ने EMRS के लिए लिया था उन्हें दोबारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि लाल बहादुर शास्त्री, कि BR अम्बेडकर, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यही भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही होगा। और देखिए इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से? तो बताइए, फ्रांस, की UK, की जापान, की जर्मनी? तो देखिए जर्मनी से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को, कुछ दशाओं विदेशी नागरिकों को भी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत विभिन्न मूल अधिकार प्राप्त हैं, किंतु ये अधिकार अनुच्छेद 19(2) के दायरे के अधीन है। एग्जाम्पल के लिए भारत ने जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल अनुच्छेद 352 से 60 के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान ग्रहण किया है, जबकि मूल अधिकार की व्यवस्था अमेरिकी संविधान से संदर्भित है।
32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बताइए कैसा है। आप लोग जरा बताइए तो कठोर है कि स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है कि आंशिक रूप से कठोर आंशिक रूप से परिवर्तनशील है कि न तो कठोर नहीं परिवर्तनशील है। देखिए जो भारतीय संविधान है यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इस क्वेश्चन का यह सही होगा। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान अनम्यता तथा नम्यता का मिश्रण है, अर्थात यह आंशिक रूप से कठोर तथा आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान में समाज के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक बदलावों के अधीन स्वयं को ढाल लेने की क्षमता है। इसमें होने वाले संवैधानिक संशोधन इसकी नम्यता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है जो निरंतर जारी है और इसलिए इसे जीवित आलेख भी कहते हैं। दूसरी तरफ संसद संविधान की आधारभूत संरचना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान की कठोरता या अनम्यता को दर्शाता है। इसी कारण भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बाद का जो क्वेश्चंस है मूल अधिकार मूल कर्तव्य से क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो KVS NVS में सब पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसे एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया। दैहिक स्वतंत्रता की निःशुल्क विधि सहायता की संवैधानिक उपचार की व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो देखिए यह जो निःशुल्क विधिक सहायता है यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि इसको DPSP में शामिल किया गया राज्य के निर्देशक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों कई लोग आप लोगों में से कमेंट करते हैं कि PDF दीजिए PDF। देखिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए जब यह पूरा सीरीज एंड हो जाएगा तब मैं फ्री ऑफ कास्ट पूरा PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग जाकर लेकर इसको लेकर अपना रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी आपको पढ़ना हो रिवाइज करना हो कर लीजिएगा। अभी मैं नहीं दूंगा, जब सीरीज एंड हो जाएगा तो मैं सबको PDF जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग व्याख्या दिया कि मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इन अधिकारों को सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। इनका प्रहरी देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूछ लेगा कि जो संविधान है इसका संरक्षक कौन है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 21 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)G में वर्णित है। और देखिए निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में वर्णित है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, न कि मूल अधिकार में। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता की, भाषण की स्वतंत्रता की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, संघ की। देखिए यहाँ पर सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता यही नहीं होगा कि आप लोग हथियार लेकर बैठकर शस्त्र के साथ स्वतंत्रता यह नहीं सभा कर सकते, यही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया जो कि निम्न है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, यही सब दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि अस्त्र शस्त्र रहित और उसमें लिखा है कि शस्त्र के साथ, वही गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आपको बताना है कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के संविधान में कुल कितने 6 मूल अधिकार हैं और आप लोग कितना मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हैं। व्याख्या ही देख लेते हैं इसका हम लोग। देखिए इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित कर दिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके पूर्व संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेख एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार की, समानता। देखिए यही पहला ही नहीं होगा, इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। यह देखिए मूल अधिकार अब नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अतः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24,
और संस्कृत एवं शिक्षा धर्म की स्वतंत्रता देखिए 25 से 28 तक दिया है। और बाकी यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद 32 में दिया है। तो ये 6 मूल अधिकार आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो थोड़ा मुझे बोलने में अब परेशानी हो रही है, बिना मैं स्टॉप किए पूरा वीडियो को एक ही टाइम में बना रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग आवाज़ को मैनेज करिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार, की संवैधानिक उपचारों का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार, की सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का वह देखिए बी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा 20 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आप लोग यही याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 में देखिए 4 खंड हैं और नीचे लोग यह देखिएगा कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। देखिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है न्यायालय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि संपत्ति का अधिकार क्या है, हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, सी जो होगा सही हो जाएगा। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है। 19 के अंतर्गत पूछा है। ऑप्शन नंबर ए करा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचालन का अधिकार, वाक तथा व्यक्ति का अधिकार, बलात् श्रम से मुक्ति, भारत क्षेत्र के किसी भाग में आवास। देखिए यहाँ पर जो दिया है बलात् श्रम से मुक्ति अनुच्छेद 23 में है, ना कि 19 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो 19 से 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, कि न मौलिक अधिकार न कानूनी अधिकार के उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा कि भारत में सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा व्यक्ति का अधिकार है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, की परमादेश, की उत्प्रेषण, की अधिकार परीक्षा। देखिए परमादेश जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधानित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब कौन कौन सी रिट है आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है। पहला देखिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश कहता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वाह नहीं करता है तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। और अधिकार परीक्षा क्या होता है, तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उससे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। देखिए रिट उत्प्रेषण रिट क्या होता है, तो उत्प्रेषण रिट जो होता है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे उच्चतम न्यायालय को भेजें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है। अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, की परमादेश, मेंडामस, की बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, की सर्टियोरी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का वो सी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों आज मैं इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट 100 रखता हूँ, देखते हैं आज आप लोग इसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। देखते हैं आप लोग लाइक करते हैं नहीं करते हैं। देखिए मैं जितना आप लोग को इनपुट देता हूँ उतना हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होता है, तो थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए बिना हमें कहें। देख तो हमें बार बार कहने की आदत भी नहीं है कि जब नहीं तब करने लगें, तो इतना आप लोग खुद कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए बताइए किस मतलब प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा को प्रेषण की निषेधाज्ञा की परमादेश, तो वह क्या करेगा, परमादेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। पूछा है कि कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला यहाँ पर दिया है कि महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना। तो देखिए यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी जो होगा वह सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, तो देखिए इसको जो जोड़ा गया था वह 1976 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने, कि अशोक मेहता कमेटी ने, कि बलराम जाखड़ की मंडल कमेटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा, कमेटी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या तो हम लोग देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को कहा जाता है। परमादेश रीट की प्रतिषेध रीट की बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की उत्प्रेषण, तो इसको जो कहा जाता है परमादेश रीट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए परमादेश क्या होता है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए इतने कम समय हम आप लोगों को 47 क्वेश्चन व्याख्या के साथ करा दिए हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो यह डेमो है कंप्यूटर का उसका लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन है रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो ये एक डेमो था। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।